हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। भारत का एक राज्य है वेस्ट बंगाल और पिछले आप कह सकते हैं कि 12-13 साल से भारत की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा में कुछ रहा तो वेस्ट बंगाल रहा। वेस्ट बंगाल 2011 ममता का किला माने जाने लगा 2011 से, और उसको फतेह करने की कई बार कोशिश की, चाहे भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन आज के जो रुझान हैं या अभी तक का जो समय है, ये बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि ममता का जो किला है वह ढह चुका है। ममता जी कैसे यहाँ पे हारी या बंगाल को किस तरीके से कनकर किया गया बीजेपी के द्वारा, आप टाइटल भी देख पा रहे होंगे कि जो सैफरन टाइड है ये किस तरीके से उदय हुआ, और भारत की राजनीति के बहुत सारे पहलुओं को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। और क्या ये एक संकेत है कि दक्षिण भारत के जो दो बहुत बड़े किले हैं, एक तमिलनाडु और केरल, हालांकि तमिलनाडु में जो डीएमके है या एआईडीएमके है उसको तो थेलापति विजय ने ढा दिया है, अभी भी केरल एक ऐसा किला बचा हुआ है जहां दूसरा कोई विकल्प या क्या बीजेपी उसको कभी फतेह कर पाएगी या नहीं। आज हम पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं वेस्ट बंगाल की, कि कैसे ये हो पाया, कैसे वो जीत जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी या अमित शाह ने सब कुछ लगा दिया है, और अब जाकर शायद बंगाल में वो कहानी लिखी जाएगी या वो कहानी रची जाएगी जो बहुत सालों से इंतजार कर रही थी। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को, हुआ क्या है एक्चुअल में। पूरी कहानी को आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, वेस्ट बंगाल के सिनारियो को समझते हैं। देखो, चुनावी जो आपके पास शिफ्ट है, सर्ज कर्व की यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे चुनावी जो कर्व है इसमें शिफ्ट हुआ है वेस्ट बंगाल का। और आप अगर देखेंगे, बहुत पीछे आपको नहीं जाना है, अगर मैं 2016 की आपसे बात करूं, यहाँ बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें हमको देखने को मिलती हैं, अगर मैं सही हूं तो इतनी। लेकिन फिर अचानक से आप लोग देखेंगे, ये देखो, ये 2016 में सिर्फ 3 सीटें देखने को मिलती हैं, और 2019 के आसपास जब इलेक्शन होते हैं, जो आपके नेशनल इलेक्शन की हम लोग बात करते हैं, नेशनल इलेक्शन में बीजेपी के पास 18 सीटें आपके पास आ जाती हैं। ये ग्राफ 40.25 के आसपास पहुंच जाता है 10% वोटर लिस्ट से। 2021 का ये इलेक्शन है, और 2021 में ये असेंबली इलेक्शन होते हैं। इन असेंबली इलेक्शन में ये ग्राफ जो असेंबली में पहले सिर्फ 10.16 था, बढ़कर आपका इतना हो जाता है। और 2026 का ये आंकड़े बता रहे हैं कि सीटें इससे ज़्यादा जा सकती हैं और वोट इसके ऊपर जा सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि बंगाल में बीजेपी का राइज हुआ, या बीजेपी बंगाल के किले को फतेह कर पाई, इन सारे पहलुओं को चलिए डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक शिफ्ट है, मतलब आज की जो विक्ट्री है, ये विक्ट्री ये हमको बताती है कि एक दिन की कहानी नहीं है। जो सफलता है ये 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन में यहाँ पे नहीं लिखी जाती है। इसको लिखने के लिए बहुत लंबे समय तक आपको प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत लंबे समय तक आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। वही है जो आपको सफलता तक या बहुत आगे लेके जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यही बीजेपी की कहानी हमको वेस्ट बंगाल में सिखाती है। ठीक है भाई, चलिए अब देखो, थोड़ा सा हम लोग बंगाल के राजनीतिक शिफ्ट को पढ़ते हैं। 76 वर्षों का राजनीतिक सफर, एक सदी के राजनीतिक क्रमिक विकास और 2026 के सत्ता परिवर्तन की केस स्टडी। मतलब वेस्ट बंगाल जो ब्रिटिशर्स के टाइम से डेवलप्ड है, ब्रिटिशर्स के टाइम पर यहाँ चीज़ सब कुछ बहुत बढ़िया है, चाहे अर्बनाइजेशन की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन 1980s के बाद धीरे 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 डिक्लाइन करता है, और 2011 तक वेस्ट बंगाल की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। 2011 के बाद भी वेस्ट बंगाल थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर इंडस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 1977 में लेफ्टिस्ट पार्टीज़ का जब राइज होता है तो वो कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल में बिलीव नहीं करती हैं, कैपिटलिस्टिक के अगेंस्ट रहती हैं। तो वहाँ से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री गायब होना शुरू हुई, छोटी छोटी इंडस्ट्री आई। ममता के आने के बाद माइग्रेशन वाला इशू काफ़ी बढ़ गया,
ध्रुवीकरण काफ़ी हमको देखने को मिलने लगा, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स ज़्यादा होने लगी और जो मेजर हमारा कल्चर है उस कल्चर के साथ खिलवाड़ बहुत हद तक बंगाल में देखने को मिलने लगा। तो ये पॉलिटिकल शिफ्ट कैसे हुआ है, फिर आज की जीत की कहानी को यहाँ पर देखा जाएगा। समझो, 1950 से लेकर 1977 तक ये कांग्रेस की 27 स्थिरता और अस्थिरता तक था। मतलब 1950 में जो बंगाल बहुत ही स्थिर था, ये 1977 में जाके बिल्कुल अस्थिर हो गया और इसी अस्थिरता का फायदा यहाँ पे उठाया किसने, जो लेफ्ट पार्टी है ना, लेफ्ट की जो पार्टी है इन्होंने, या जो वाम मोर्चा है, ये 34 वर्ष बाद लोहे शासन और भूमि सुधार, ये कहते हैं बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इनको खत्म करेंगे, लैंड रिफॉर्म लेकर आएंगे, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाएंगे। तो यहाँ लेफ्ट पार्टी का राइज होता है और फिर 2011 से लेकर 26 तक ये 15 वर्ष तृणमूल कांग्रेस, कल्याणकारी मॉडल और सत्ता विरोधी लहर, इन्होंने लेफ्ट जो पार्टी है उसका फायदा उठाया, एक डेवलप्ड स्टेट के फॉर्मूले को दिया कि हम बंगाल को फिर से विकसित बनाएंगे, सबका ध्यान रखा जाएगा, सबके हितों का ध्यान रखेंगे। और अब 2026 में भाजपा इसको कैसे कनकर करती है, इस पूरी कहानी को चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा पॉलिटिकल शिफ्ट मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ। अब आपसे कोई पूछेगा अभी की कहानी कि अभी इसको कैसे जीती, बीजेपी को जिताने के जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हैं, आप जरा इन इंपॉर्टेंट पिलर को एक बार देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला है आपके पास ये पिलर 1, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भूगोल और अस्मिता ने, जियोग्राफी एंड आइडेंटिटी ने, उत्तरी बंगाल और जंगल महल है इसकी रणनीति। नॉर्थ बंगाल आप सबको पता है कि हमेशा से सेंसिटिव रहा और सरकार कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है ये ट्रस्ट नहीं जीत पाई नॉर्थ बंगाल को लेकर, या जितने इंसिडेंट होते थे, जहाँ पर जितनी लड़ाइयाँ होती थी, उन सारी चीज़ों को बीजेपी ने अपना एक मेन इशू बनाया और नॉर्थ बंगाल को लेकर ये फाइट करते रहे कि जो बंगाल सरकार है ये कुछ स्पेसिफिक रीजन पे काम करना चाहती है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए काम करना चाहती है, ये सभी के वेलफेयर पे काम नहीं करती है। तो पहला जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ वो ज्योग्राफिकल जो आइडेंटिटी थी उसको बीजेपी ने यूटिलाइज किया। सेकेंड नंबर पर जनसांख्यिकी और नीति, डेमोग्राफिक एंड पॉलिसी, मतुआ समुदाय और CAA सरकार यहां पर लेकर आई। जब बीजेपी सरकार लोकल कम्युनिटीज की बात करती है, ट्राइब्स के राइट की बात करती है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का देखो विरोध लेफ्ट ने बहुत किया, कांग्रेस ने बहुत किया, TMC ने बहुत किया, लेकिन जनता इस बात को समझ पाई कि जो CAA है उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस है कि हमारे जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो हिंदू या सिख या जैन या बुद्ध रिलीजन से आते हैं और मुस्लिम बहुल कंट्रीज में रह रहे हैं, उनके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो उनको भारत में लाया जाना है, ये गलत नहीं है। तो दूसरा ये एक पॉलिटिकल एडवांटेज के तौर पर बीजेपी को यहाँ पर क्या किया, काम करेगा। वैचारिक नैरेटिव, सोनार बंगला का विजन कि बंगाल जो इतना समृद्ध हुआ करता था, इतना परिपूर्ण हुआ करता था, वो बंगाल इतना खराब कैसे हो गया, यहाँ इतनी गरीबी कैसे हो गई, लोग इतने परेशान कैसे हुए। तो जो सोनार बंगला का विजन है इसको बीजेपी ने दिखाया कि एक बहुत बेहतर राज्य के तौर पर हो सकता है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रही है, ये नैरेटिव सेट यहाँ पर किया। सत्ता विरोधी लहर, देखो एंटी इनकम्बेंसी ये हमेशा देखने को मिलती है। अब 11 से 26 तक 15 साल हो गए थे तो बहुत अच्छा करने के बाद भी हो जाती है, लेकिन फिर ममता को तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने जिस तरीके से इमिग्रेशन को सपोर्ट किया, माइग्रेशन को सपोर्ट किया, एंटी हिंदू जो राजनीति उन्होंने की, और एक स्पेसिफिक इस्लामिक जो कम्युनिटी है उसकी तरफ उनका जो झुकाव हमको देखने को मिला। ये बंगाल की जो उनकी स्पीच है, उन स्पीच के बेसिस पर बहुत सारे, जैसे KRG कॉलेज का विवाद भी हुआ, कुछ जो हिंदू हैं उनको मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत परेशान किया गया। ये सारी चीज़ें भी एक बहुत बड़े इनकम्बेंसी हो जाती हैं। और फिर जो भ्रष्टाचार और हिंसा, आपने देखा होगा इनके जो भतीजे हैं, बंगाल में कोई भी भर्ती हो, चाहे वो टीचर की भर्ती हो, PCS की भर्ती हो, दूसरी भर्ती हो, उनमें घोटाले बड़े लेवल पर हुए हैं और यहाँ हाथ इनके भतीजे का ही रहा है। अब वोटिंग जब 92% हुई तो दो चीज़ें होती हैं, या तो सत्ता पक्ष के फेवर में जाता है, अगेंस्ट जाता है, या पूरे तरीके से अगेंस्ट चला गया। और ममता जी के चेहरे पर वो बड़े लेवल पर आपको दिखाई भी दिया। फिर है विपक्षी शून्यता, वोम कांग्रेस वोट विलय। विपक्ष वेस्ट बंगाल में पूरी तरीके से शून्य है, कांग्रेस की जड़ें नहीं रही हैं,
आम आदमी पार्टी पहुंच नहीं पाई है, एसपी बीएसपी का वजूद नहीं है। तो जो हर जगह एक टक्कर मिलती थी वो टक्कर भी नहीं मिल पाई, क्योंकि ये दो लोगों के बीच की लड़ाई हुई, ममता वर्सेस मोदी आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर मोदी जो फैक्टर है वो मोदी फैक्टर काम कर गया। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं जो बंगाल को कैनकर करने में या बंगाल को फतेह करने में मदद करते हैं बीजेपी, या बंगाल जो एक बहुत बड़ा किला माना जाता था ममता का वह ढह जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक राजनीतिक करियर का अंत शायद हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है। होपफुली कि ये बेहतर करें और दोबारा राजनीति में वापस आए। ठीक है, समझो। अब देखो, ये जंगल महल यहाँ से इसको कनेक्ट किया, उत्तरी बंगाल, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार बेल्ट, रणनीतिक पैठ, क्षेत्रीय उपेक्षा और जनजातीय अस्मिता। इन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ऐतिहासिक क्षेत्रीय उपेक्षा को मुख्य मुद्दा बनाया गया। जनजातीय अस्मिता, ट्राइबल आइडेंटिटी के आधार पर मजबूत जनाधार का निर्माण, जिसने पारंपरिक टीएमसी वोट बैंक को विखंडित कर दिया। बीजेपी सरकार आप देखेंगे पिछले 10 सालों से, लास्ट 10 ईयर से एक चीज पर बहुत फोकस कर रही है, और वो है ट्राइब्स। चाहे ट्राइब्स की आइडेंटिटी की बात हो, ट्राइब्स के वेलफेयर की बात हो, या ट्राइबल कम्युनिटी के जो अपलिफ्टमेंट की बात हो, ये हर एक काम बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया। और इसी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया वेस्ट बंगाल में कि ट्राइब्स के जो राइट हैं उन राइट को पूरे तरीके से डाइल्यूट किया जा रहा है, और एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को बीजेपी अपनी तरफ यहाँ पर खींच पाती है। पहला एक बहुत बड़े पिलर के तौर पर यह काम करता है, ध्यान रखना। जनसांख्यिकीय ध्रुवीकरण, मतुआ समुदाय और सीए की यहाँ पे बात करते हैं। बांग्लादेश से आए अनुसूचित जाति एससी के शरणार्थी, विशेषकर मतुआ समुदाय, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे नादिया और उत्तर परगना, 24 उत्तरी परगना में। पॉलिसी लीवर, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीसीए के बाद माध्यम से इस बड़े वोट बैंक की सफल लामबंदी यहाँ पर की गई। देखो सीएए मतलब ये कितना बड़ा वोट बैंक था। 1971 के बाद बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आए, और आप देखेंगे 2011 के बाद इनकी संख्या काफ़ी बढ़ी, और ये बहुत बड़े लेवल पर काम करते थे ममता जी का एक वोट बैंक के तौर पर, क्योंकि उनको सारी फैसिलिटी मिल रही थी। आई बिलीव कि माइग्रेंट लोग होते हैं, उनके राइट होते हैं, पर देश के रिसोर्सेज पर कोई दूसरा वर्ग यूज़ कर रहा है, उनका उपयोग कर रहा है, और भारत के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सीएए आ जाने से एक बहुत बड़े तबके का वोट बैंक पूरे तरीके से आपका क्या होगा, खत्म हो पाया। इसीलिए इन क्षेत्रों में बीजेपी अपनी पैठ यहाँ पे बना पाती है। ठीक है, नैरेटिव बैटल है ना, बोहिरी गातो बनाम सोनार बांग्ला। टीएमसी का नैरेटिव द चार्ज, मुख्य आरोप बोहिरी गातो, भारी होने का आरोप लगाया। रणनीति भाजपा को बंगाल की संस्कृति से अलग दिखाना। ठीक है, भाजपा का काउंटर नैरेटिव, सांस्कृतिक प्रति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे ऐतिहासिक बंगाली प्रति को आह्वान, और वैकल्पिक विजन सोनार बांग्ला, स्वर्णिम बंगाल का सकारात्मक और भवन विजन। टीएमसी ने कोशिश की बीजेपी को बाहर का बताना। बीजेपी कहती है हम आपको सोनार बंगाल बना के देंगे, एक डेवलप्ड बंगाल बना के देंगे। तो इसने भी बहुत बड़ी है ना, भाजपा ने खुद को बाहरी टैक्स से मुक्त कर एक प्रमाणिक बंगाली विकल्प के रूप में स्थापित किया, क्योंकि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं उनसे लिंक करके बंगाल में भगवा 1950 के बाद कभी नहीं लहर पाया, लेकिन इस बार ये लहरता आपको दिखाई दे रहा है। इलेक्टोरल डैशबोर्ड की बात करते हैं तो ये 92% ऐतिहासिक मतदान एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष मतदाता सूची संशोधन के तहत बड़े बदलाव जिसने चुनावी गणित को नया आकार दे दिया। ऐसे बहुत सारे लोग जो बंगाल के नहीं थे वोट डालते थे, ऐसे बहुत सारे लोग जो भारत के नहीं थे वोट डालते थे। एसआईआर के बाद वो वापस चले जाते हैं। तो इसने भी पूरे तरीके से विजन को बदल के रख दिया, और ये सारी कहानी बीजेपी के फेवर में आपको यहाँ पे पहुंचा दी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, विपक्षी शून्यता ने भी एक बहुत बड़ा क्रूशल रोल यहाँ पे प्ले किया। अब बंगाल का भविष्य कैसा होगा, अब बंगाल कैसे काम करेगा, शरणार्थी समस्या से बीजेपी कैसे जूझेगी, जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी होती है उनको बीजेपी कैसे रोकेगी, बंगाल से जो लोग आते हैं उनको बीजेपी कैसे रोकेगी, माइनॉरिटी के राइट को कैसे बीजेपी प्रोटेक्ट करेगी। ये बहुत सारे मुद्दे अभी भी बंगाल में हमको देखने को मिलेंगे। बंगाल की पहेली अभी सुलझी नहीं है, बंगाल अब एक और बहुत अनसुलझी पहेली आपको देखने को मिल रहा है। आगे इसकी जो भी अपडेट रहेंगी आपके यहाँ जरूर बताएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी को है। बधाई है मेरी तरफ से, और बंगाल के सभी लोगों को मुबारक कि आपको एक नई सरकार यहाँ पे देखने को मिल रही है, और बेहतर तरीके से ये सरकार काम करे और बंगाल को बहुत आगे लेके जाए। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। ये प्रतिज्ञा हमारा बैच है,
निर्माण हमारा बैच है 2027, 2028, 2029 के लिए। GRS लाइव मेरा कोड है। इस 7th ऑफ जो मई है, इस 7th ऑफ मई से आपकी जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप इन क्लासेस में एनरोल करें और आप इन सभी बैचेस में ऐड होकर बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।